इस केस को ह्यूस्टन मास मर्डर्स के नाम से आज तक उन कोल्ड केसेस के साथ याद किया जाता है जो बहुत भयानक और ख़तरनाक थे। डीन अर्नल्ड कॉरल अमेरिका में इंडियाना स्टेट की फोर्ट वाइन सिटी में पैदा हुआ था। वो तकरीबन क्रिसमस का त्यौहार था, 24 दिसंबर 1939। फैमिली के दो बेटों में डीन बड़ा था और उससे छोटा एक और भाई था। उसके माँ बाप मैरी रॉबिन्सन और अर्नल्ड कॉरल के बीच हमेशा लड़ाई ही रहती थी और आपस का रिश्ता कभी भी सही नहीं रहा, जिसकी वजह से दोनों छोटे भाइयों पर गलत असर पड़ रहा था। फिर आगे जाकर ये लड़ाइयाँ मारपीट में बदल गईं और जिसकी वजह से 1946 में उनका डिवोर्स हो गया। उस वक्त डीन महज 6-7 साल का था। डिवोर्स के फौरन बाद ही मैरी अपने दोनों बच्चों को लेकर टेनेसी स्टेट की मेम्फिस सिटी में शिफ्ट हो गई, जबकि अर्नल्ड ने डिवोर्स के बाद एयरफोर्स ज्वाइन कर ली थी। वक्त गुजरता गया और फिर मैरी और अर्नल्ड की फिर एक बार मुलाकात हुई। कहा जाता है कि अपने दोनों बच्चों की वजह से 1950 में फिर एक बार दोनों ने फिर से शादी कर ली। शादी के बाद उनकी पूरी फैमिली टेक्सास स्टेट की पैसाडेना सिटी में शिफ्ट हो गई, पर ये दूसरी शादी भी ज्यादा लंबी चल नहीं पाई। रोज रोज की लड़ाइयों से चलते तकरीबन 3 साल के बाद 1953 में मैरी और अर्नल्ड का फिर से डिवोर्स हो गया। अब ये दूसरी बार शादी करके डिवोर्स हो जाना काफी अजीब था, पर इस मामले में कौन क्या कर सकता था। खैर, फिर डिवोर्स के 2 साल के बाद मैरी ने एक ट्रैवलिंग क्लॉक सेल्समैन से शादी कर ली जिसका नाम जेक वेस्ट था, और इस शादी से मैरी और जेक को एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने जॉयस रखा था। इस सब के साथ मैरी और जेक ने टेक्सास में एक कैंडी कंपनी स्टार्ट कर दी थी जिसको पैकन प्रिंस के नाम से जाना जाता था। घर का बिजनेस होने की वजह से डीन और उसका छोटा भाई स्टेनली अपने स्कूल के दौर में ही अपने बिजनेस में दिन रात मेहनत करते थे। डीन शुरू से ही बहुत कम बोलने वाला लड़का था जो कि अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। बचपन के कुछ शुरुआती सालों में डीन काफ़ी बीमार रहा था। 7 साल की उम्र में डीन को रोमैटिक फीवर हुआ था जिसका इलाज कभी ढंग से हो नहीं पाया, और 11 साल की उम्र तक तो आते ही डीन को हार्ट की बीमारी डिटेक्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो उस एज में भी किसी फिजिकल एजुकेशन क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था। उसका नेचर वैसे तो काफ़ी नॉर्मल दिखता था, पर कभी कभी उसकी हरकतें काफ़ी अजीब हो जाती थीं। डीन पढ़ाई में अच्छा था और 1958 में ग्रेजुएशन करने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ ह्यूस्टन शिफ्ट हो गया था, जहां वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता था। पर 2 साल बाद ही डीन अपनी दादी के साथ इंडियाना मूव कर गया था। इसके बाद 1962 में वो वापस टेक्सास आ गया और अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। डीन की माँ ने उसे अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था। उनकी कंपनी अब कोरल कैंडी कंपनी के नाम से मशहूर हो चुकी थी। फिर उसी साल डीन की मां मैरी ने अपनी कंपनी से एक टीनेज एम्प्लॉय को फायर कर दिया था। दरअसल उस टीनेज एम्प्लॉय के मुताबिक डीन ने उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोशिश करी थी। उसके बाद डीन वहां भी नहीं टिक पाया और हार्ट की कुछ मेडिकल कंडीशन होने के बावजूद अगस्त 1964 में वो आर्मी में सेलेक्ट हो गया था। ट्रेनिंग के बाद डीन को लुइसियाना में पोस्ट कर दिया गया और आर्मी में आ जाने के बाद ही डीन का पहला होमोसेक्सुअल एनकाउंटर हुआ, जिसकी वजह से उसको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वो आर्मी में अपनी मर्जी से आया था, पर वहाँ के माहौल और रूल्स रेगुलेशंस की वजह से आर्मी से भी नफरत हो गई थी और अब फिर से अपनी फैमिली बिजनेस में वापस लौट जाना चाहता था, और इसीलिए 11 जून 1965 को डीन को आर्मी से ऑनरेबली डिस्चार्ज कर दिया गया था। फिर फाइनली डीन ने अपना फैमिली बिजनेस फिर से ज्वाइन कर लिया था। बिजनेस पॉपुलैरिटी की वजह से अब डीन को कैंडी मैन के नाम से जाना जाता था। बच्चों को अक्सर कैंडीज बांटने की वजह से डीन को पाइट पाइपर भी कहा जाता था। पर आदत से मजबूर डीन को इसके अलावा टीनेज मेल एम्प्लॉयज से फ्लर्ट करने के लिए भी जाना जाता था। वैसे तो सब सही चल रहा था, पर शायद इन्हीं आदतों और अय्याशियों की वजह से डीन की कैंडी कंपनी 1968 में बंद हो गई। हालात फाइनेंशियली काफ़ी ख़राब हो चले थे और इसीलिए डीन को अब एक मामूली से इलेक्ट्रिशियन की नौकरी करनी पड़ रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात 12 साल के डेविड ब्रूक्स से हुई और दोनों दोस्त बन गए। डेविड भी एक ऐसे घर से था जहां उसके माँ बाप में लड़ाई रहती थी और वो सेपरेट हो चुके थे, तो इस वजह से डेविड ज़्यादातर डीन से मिलने आता रहता था। पर यह फ्रेंडशिप अगले 2 साल में एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में बदल चुकी थी। डीन डेविड को जिसके बदले कैश और गिफ्ट्स दिया करता था।
पर डीन ने 1970 में जाके मर्डर्स करने शुरू कर दिए थे और इनमें से कई सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर्स तो डीन के अपार्टमेंट में डेविड के सामने ही हुए थे, जिसमें अब 15 साल का डेविड डीन की मदद करता था। डेविड का मुंह बंद करने के लिए डीन अब उसको बड़े बड़े गिफ्ट्स ऑफर करने लगा था, जैसे कि कार। तो डीन का पहला शिकार जेफरी कोहन नाम का एक 18 साल का लड़का था। जेफरी एक कॉलेज स्टूडेंट था जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से आते हुए हाइकिंग के दौरान गायब हो गया था। बाद में पुलिस का ये एनालिसिस था कि जेफरी को डीन और डेविड ने किडनैप करके अपने अपार्टमेंट में बंदी बनाकर रखा था, जहां उसके साथ टॉर्चर और अब्यूज किया गया और फिर उसका गला दबाकर मार दिया गया। तो जेफरी उन दोनों का पहला विक्टिम था, पर अभी और बहुत कुछ होना बाकी था। डेविड अब डीन के लिए शिकार के तौर पर यंग लड़के लेकर आता था और क्राइम में बराबर का पार्टनर बन चुका था। तो अगली बार डेविड अब 14 साल के जेम्स ग्लास और डैनी येट्स को एक रिलीजियस रैली में से बहला फुसलाकर डीन के अपार्टमेंट में ले गया और फिर डीन के हाथों उनके सेक्सुअल अब्यूज के बाद उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। इन मर्डर्स के बाद 30 जनवरी 1971 को ये फिर से दो लड़कों को अपार्टमेंट पर लेकर आया। 13 साल के डोनाल्ड और 15 साल के जेरी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला था। फिर इन दो मासूम लड़कों के साथ भी वही हुआ जो पहले और बच्चों के साथ हुआ था। डेड बॉडीज एक खास जगह डंप कर दी जाती थी। तो यानी ये मिस्टीरियस मर्डर्स का सिलसिला चलता जा रहा था, लेकिन पुलिस अब तक ये सुराग नहीं लगा पा रही थी कि ये सब केसेस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। शायद इसलिए भी क्योंकि लाश को ठिकाने लगा दिया जाता था। उसी साल 1971 में मार्च से लेकर मई के महीने तक डीन ने काफ़ी यंग लड़कों को मौत के घाट उतारा, जिसमें शामिल थे 15 साल के रैंडल हार्वी, 13 साल का डेविड हिलगाइस और 16 साल का ग्रेगरी विंकल। और ये सब टॉर्चर, अब्यूज़ और मर्डर डेविड ब्रूक्स की मदद से ही अंजाम दिए जा रहे थे, यानी डीन के शिकंजे से कोई बच नहीं पा रहा था, डेविड के दोस्त भी नहीं। ऐसे ही डेविड अपने 17 साल के दोस्त रूबन वॉटसन हैनी को पहला फुसलाकर ये कहकर डीन के अपार्टमेंट पर लेकर आया था कि हम एक पार्टी में जा रहे हैं। पार्टी वार्टी तो कुछ भी नहीं थी, पर रूबन को भी सेम पैटर्न से अब्यूज करके मार दिया गया था। इसके कुछ दिन बाद ही डेविड फिर दो अननोन लड़कों को अपार्टमेंट में लेकर आया था, जिनको तकरीबन अगले 4 दिन तक अलग अलग कमरों में बंदी बनाकर रखा गया और फिर मार कर लाशें ठिकाने लगा दी गई। उन दो लड़कों की आइडेंटिटीज आज तक अननोन है। अब फिर उसी साल 1971 के आखिर में डेविड ने फिर डीन को एक नए लड़के एल्मर वेन हैनली से इंट्रोड्यूस कराया था। दोनों के दिमाग में सेम प्लान था, पर इस बार कुछ बहुत अजीब हो रहा था। डीन उस 15 साल के हाई स्कूल ड्रॉप आउट लड़के को पसंद करने लगा था और इसीलिए डीन ने एल्मर को अपने पास एक नौकरी ऑफर कर दी थी। ये नौकरी ठीक वैसी ही होने वाली थी जैसे डेविड ब्रूक्स कई साल से डीन के पास कर रहा था। डीन से मिलने से पहले एल्मर वैन इत्तेफाक से ऐसे दो लड़कों का दोस्त निकला जो ऑलरेडी डीन और डेविड का शिकार हो चुके थे। एल्मर ने तो उन लड़कों की फैमिलीज की मदद उनको सर्च करने में भी की थी। इसके बाद एल्मर ने डीन की जॉब का ऑफर अगले कई महीनों तक कबूल नहीं किया, पर डीन के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर एल्मर अब उनके ग्रुप में आ चुका था, जिसका नाम डीन ने वाइट स्लेवरी रिंग रखा था। तो भाई इस बार एल्मर की शुरुआत एक नए शिकार से हुई जो कि सिर्फ 17 साल का था और उसका नाम विलियर्ड ब्रांच जूनियर था। एल्मर वेन ने बाद में ये भी बताया कि वो लड़कों को बुलाने के पीछे डीन की इंटेंशन से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था, पर एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद एल्मर को सब चीजें समझ आ गई थी। एल्मर अपने एक जानने वाले लड़के फ्रैंक को डीन के अपार्टमेंट लेकर आया था। वो वहां पर शराब और मैरिवाना का नशा कर रहे थे कि तभी डीन ने फ्रैंक के हाथ बांधकर उसे बंदी बना लिया। एल्मर ने डीन से बहुत कहा कि फ्रैंक को छोड़ दो, पर डीन का असली मकसद पता चलते ही एल्मर उसकी मदद करने लगा था। ये सब सेक्सुअल असॉल्ट, टॉर्चरिंग और मर्डर की कहानी साल 1972 में काफ़ी तेज़ी से चली आ रही थी। शायद उन लोगों को अब ये लगने लगा था कि हमें कोई नहीं पकड़ सकता। कई कम उम्र के लड़कों को रेप और टॉर्चर करने के बाद उनके सर में गोली मारी गई थी, जबकि कई लड़कों को किसी तार या कपड़े से गला घोंटकर मार दिया गया था। अब इस स्टेज पर आते
वो अपने क्राइम्स को एंजॉय करने लगे थे। उसी साल यानी 1972 की गर्मियों में फिर दो लड़कों को निशाना बनाया गया जिनकी उम्र 17 और 19 साल की थी। इसी तरह ये खेल चलता रहा। अगले साल 1973 में एल्मर फिर एक 15 साल लड़के को डीन के अपार्टमेंट लेकर आया। उसको भी आखिर में बांधकर बाथरूम के टब में गोली मारकर तड़पने को छोड़ दिया था, जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। मौत के इस खेल में कई लड़के ऐसे भी फंसे और मारे गए जिनके बड़े भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था। 1973 के दौरान 3 हफ्ते के पीरियड में ही 5 लड़कों की जान ली गई थी, जो कि काफी खतरनाक तरीके से अंजाम दी गई थी। अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा था। कहीं ना कहीं एल्मर वेन हेनली इस चीज से तंग आ रहा था और डीन को मना भी नहीं कर पा रहा था। खैर 8 अगस्त 1973 को फिर से एल्मर डीन के अपार्टमेंट पर अपना शिकार लेकर आया था, पर इस बार 19 साल के टिमोथी कर्ली के साथ उसकी गर्लफ्रेंड रोंडा विलियम्स भी थी, जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। अब ये दोनों ही एल्मर के जानने वाले थे और इसलिए रात को पार्टी के बाद वहीं सो गए थे। पर डीन को किसी लड़की का अपने अपार्टमेंट पर आना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो इतने गुस्से में आ गया कि उसने रात में ही सोते हुए टिमोथी, रोंडा और अपने एल्मर तक को बांध के डाल दिया। एल्मर के डीन से बहुत खुशामद करने पर डीन ने सिर्फ उसके ही हाथ पैर खोले, क्योंकि एल्मर ने उससे कहा कि मुझे तो फ्री करो, तभी हम टॉर्चर शुरू करेंगे। इसके फौरन बाद ही डीन ने टिमोथी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था, जिस पर कि रोंडा ने एल्मर से कहा कि क्या सही में तुम हमें यहाँ लेकर इसीलिए आए थे? अब क्या तुम कुछ करोगे इस बारे में? जब रोंडा ने ये बात एल्मर की आंखों में देखते हुए कही तो उसकी आंखों में आंसू थे। बस ये सुनते ही एल्मर वेन हेनली का दिमाग आउट हो गया था। उसने बिना टाइम वेस्ट किए डीन की 20 कैलिबर पिस्टल निकाली और डीन को टॉर्चर रोकने की वार्निंग दी। अपनी तरफ पिस्टल तनी देखकर डीन जोर से हंसा और कहने लगा कि तुम ये नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन डीन की वो हंसी कुछ ही पल की थी। एल्मर ने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए डीन के माथे पर गोली मार के उसमें छेद कर दिया था। फिर 2 गोली उसने उसके कंधे पर मारी और जैसे ही डीन पीछे की दीवार पर टकराया तो 3 बार फिर से उस पर फायर किया, यानी पूरी 6 की 6 उतार दी। डीन दीवार से लगकर घिसट कर नीचे जमीन पर गिर चुका था। फाइनली डीन अब मर चुका था। एल्मर वेन हेनली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। पुलिस कस्टडी में एल्मर ने उनको सब बताया कि कैसे उसने और डेविड ब्रूक्स ने मिलकर टॉर्चर, रेप, मर्डर में डीन का साथ दिया था और लाशों को पिछले 3 साल से कहां ठिकाने लगा रहे थे। फिर मिसिंग लोगों की लिस्ट और रिपोर्ट्स देखकर पुलिस ने उन केसेस को रिलेट किया। डीन के अपार्टमेंट की तलाशी में पुलिस को एक प्लाईवुड का बना टॉर्चर बोर्ड मिला, जिस पर वो अपने शिकार को बांध दिया करता था। उसी कमरे से कुछ सेक्स टॉयज, हैंडकफ्स और एक बड़ा छुरा भी बरामद किया गया। इसी तरह जब डीन की वैन को छाना गया तो उसमें रस्सी में बांधने वाले हुक्स और वुडन क्रेट्स मिले। कुछ डेड बॉडीज डीन के एक वुडन कैबिन में बरामद करी गई थी, जबकि पुलिस को अभी भी ये अंदाजा नहीं था कि उन लोगों ने कितने मर्डर्स किए हैं। उसी दौरान डेविड ब्रूक्स को भी अरेस्ट किया गया। शुरू में तो डेविड ने ये सब मानने से इनकार कर दिया था, पर फिर इंटेरोगेशन के दौरान उसने सब कबूल कर लिया। इसके बाद एल्मर और डेविड पुलिस को उस जगह पर ले गए जहां सारी लाशें गाड़ी गई थीं। 17 लाशें एक बोट शेड में गाड़ी गई थीं, जो कि साउथ वेस्ट ह्यूस्टन में लोकेटेड था। 4 लाशें लेक सैम रुबन में, 6 लाशें हाई आइलैंड बीच पर और 1 लाश जेफरसन काउंटी बीच पर। सिर्फ एक लड़के की डेड बॉडी कभी लोकेट नहीं हो पाई थी, जिसका नाम मार्क स्कॉट था। तकरीबन सारे मरने वाले लड़कों की शिनाख्त अप्रैल 1974 तक हो गई थी, जबकि कुछ केसेस को 2008 में आइडेंटिफाई किया गया था। पर इनके अलावा डीन ने अगर और किसी को मारा हो तो उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। एल्मर और डेविड पर केस चला और डेविड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जबकि एल्मर को 99 साल की सज़ा हुई, जो कि एक सी ही बात लगती है। तो ये दोनों आज भी टेक्सास की अलग अलग जेलों में अपने बुढ़ापे के दिन काट रहे हैं। केस क्लोज्ड। तो गाइस, आपको ये वीडियो
कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ख़ास बात ये कि इस तरह के वीडियोस यूट्यूब पे मोनेटाइज नहीं होते, तो ये वीडियोस सिर्फ आपकी और आपकी डिमांड पे बनाए जाते हैं। कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट किस सीरियल किलर पे वीडियो चाहिए। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। दिस इज़ फैक्ट मैट्रिक्स साइनिंग ऑफ, बाय बाय।